ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है और ये मेरा VS कोड है। और यहाँ पे मैं रेडियो बटन का एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे कंपोनेंट बनाना होगा। तो यहाँ पे एक मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, न्यू फाइल चेक रेडियो के नाम से, ठीक है। और चूँकि मुझे क्लास कंपोनेंट बनाना है तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा कंपोनेंट। और इसके बाद हमने क्लास लिया चेक रेडियो और इसको एक्सटेंड किया हमने कंपोनेंट से, ठीक है। सेव करते भी चलते हैं साथ में। और इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कराने के लिए। और कंस्ट्रक्टर के अंदर TOR आता है, TOR होता है ना, इसके अंदर सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं और एक स्टेट बना करके इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं फ़िलहाल अभी। देखो ब्लैंक स्टेट यहाँ पे छोड़ देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। और नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो कोई बात नहीं, मतलब इतना आपको एक स्ट्रक्चर ले करके चलना है कभी भी अगर आप क्लास कंपोनेंट साथ काम करते हैं तो। और इस कंस्ट्रक्टर के बाद मैं चलता हूँ और यहाँ पे शुरू करता हूँ रेंडर फंक्शन। ये रहा हमारा रेंडर। और रेंडर के अंदर हमारा होगा रिटर्न, और रिटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा फॉर्म ऑन सबमिट दिस डॉट फॉर्म सबमिट, ये हमारा हैंडल है। और इस फॉर्म के अंदर एक डिव लेने वाले हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि कंप्लीट फॉर्म को एक डिव के अंदर रखते हैं, या फिर मान के चलो कि अगर मैं भी फॉर्म ले रहा हूँ तो फॉर्म के अंदर मुझे अगर 2 डिव लेना है, एक रेडियो बटन के लिए अलग और एक दूसरे रेडियो बटन के लिए अलग, तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। बट उससे पहले भी मुझे क्या करना होगा, एक डिव और लेना होगा। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट एक डिव लेता हूँ और उस डिव के अंदर मैं फॉर्म को रखता हूँ, ठीक है। एक पेरेंट डिव ले लिया, पेरेंट डिव के अंदर एक फॉर्म लिया और फॉर्म के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और डिव लेता हूँ, ये बेसिकली सेपरेशन के लिए। और इस डिव के अंदर मैं रखता हूँ मेल का रेडियो बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, वैल्यू इक्वल टू मेल, चेक्ड इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्टेड ऑप्शन रखा है, हालांकि ज़रूरत पड़ेगा तो मैं सेलेक्टेड ऑप्शन को स्टेट में स्टोर कर दूंगा। फ़िलहाल अभी हमने सेलेक्टेड ऑप्शन को यहाँ पे रखा है और इस सेलेक्टेड ऑप्शन को स्टेट में रख ही देते हैं, तो ज़रूरत पड़ सकता है। और आज मैं थोड़ा देर के लिए भी नहीं रखता हूँ, बाद में इसको देखता हूँ। पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया इसको। ऑन चेंज हमने अभी चेक्ड को कॉल किया, दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे इसकी वैल्यू को असाइन और कंपेयर करा देते हैं, दैट इज मेल। और इसके नेक्स्ट लाइन में ऑन चेंज इवेंट को कॉल करते हैं और यहाँ पे डालते हैं दिस डॉट ऑन वैल्यू चेंज। ये इवेंट हैंडलर हमें बनाना पड़ेगा, इस हैंडलर को हम लोग बनाएंगे। और इसके बाद क्या करते हैं, इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं, इस वाले इनपुट टैग को यहाँ से हटा देते हैं, एक्स्ट्रा जो इनपुट टैग है, और इसको यहीं बंद करते हैं। और यहाँ पे अगर क्लोज कर देंगे तो इस वाले इनपुट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये डिव हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। और एक डिस्प्लेइंग टेक्स्ट के लिए जस्ट एक मेल रखते हैं यहाँ पे, और जब आप चेक करोगे वैल्यू तो उसको क्या मिलेगा, ये मेल मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक डिव। इसके बाद इसी डिव को कॉपी कर लेते हैं और दूसरे डिव में मेल के जगह यहाँ पे फीमेल कर देते हैं। और चेक डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन को यहाँ पे
फीमेल कर देता हूँ, ये रहा फीमेल। और इसके बाद हमें ऑन चेंज पे दिस डॉट ऑन वैल्यू चेंज, यहाँ पे ऑन चेंज हमें दिस डॉट ऑन वैल्यू चेंज ही रखते हैं, एक ही इवेंट से दोनों को हैंडल कर लेंगे क्योंकि रेडियो बटन दोनों में से कोई एक ही चेक्ड होगा। ऑन वैल्यू चेंज यहाँ पे रखते हैं और इसके बाद इसको यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया है, एंगुलर ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब मेल की जगह यहाँ पे फीमेल कर देते हैं, ठीक है। ये दो हमारा डिव हो गया, फर्स्ट डिव में हमारा मेल है, सेकंड डिव में हमारा क्या है, फीमेल है। और इसके जस्ट बाद एक और हम डिव ले लेते हैं, ब्रेक लाइन नहीं, डिव ही ले लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे जैसे डिव के अंदर हम एक बटन को रख देते हैं, यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, डिव, और इनपुट टाइप इक्वल टू, अच्छा एक और रेडियो ले लेते हैं, दैट इज अदर, जो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे रेडियो, उसको कॉपी कर लेता हूँ। दैट इज फॉर अदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू में अदर हो जाएगा। और यहाँ पे दिस डॉट ऑन वैल्यू चेंज ही रहेगा। और चेक्ड यहाँ पे हमें नहीं लगाना है, यहाँ से हम चेक्ड को हटा देते हैं और चेक्ड को फ़िलहाल यहाँ से हटा देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में इसको लगाएंगे, फ़िलहाल अभी हटा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो है हमारा ये करली ब्रेसेस हट जाएगा और यहाँ पे अदर लिख देता हूँ, अदर। ये 3 डिव हो गया, 3 रेडियो बटन के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, अदर के लिए। अब एक बटन टाइप सबमिट लेना होगा, तो मैं यहाँ पे डबल ब्रेक लाइन ले रहा हूँ। और ब्रेक लाइन कुछ इस प्रकार से, आप स्टैंडर्ड ब्रेक लाइन को ऐसे यूज करते हैं रिएक्ट में। और इसके अंदर जस्ट मुझे एक बटन लेना है टाइप जिसका क्या है, सबमिट है। एंड क्लिक मी बटन का मैंने नाम दिया। और इसके बाद हमारा डिव ख़त्म हुआ, फॉर्म ख़त्म हुआ, डिव ख़त्म हुआ, ये हमारा रिटर्न ख़त्म हुआ। और इसके बाद फंक्शन और इसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा हमें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट चेक रेडियो, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसको ज़रा एक बार कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उससे पहले इसके हैंडल हमें बनाना पड़ेगा, 2 हैंडल हमें बनाना है, एक फॉर्म सबमिट के लिए और एक ऑन वैल्यू चेंज के लिए। तो हैंडल बनाने के लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, इसके क्लास के अंदर यानी कंस्ट्रक्टर के बाहर, रेंडर से जस्ट ऊपर रहेंगे हम लोग और कंस्ट्रक्टर के बाहर रहेंगे। तो सबसे पहले ऑन वैल्यू चेंज का एक हैंडल बना लेते हैं, ऑन वैल्यू चेंज इक्वल टू, हैंडल बनाने का तरीका वही है, इवेंट पास किया, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे हमने सेलेक्टेड ऑप्शन में क्या डाल दिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इसके बाद इसे बंद कर दिया, इसे बंद कर दिया। एक हैंडल हो गया हमारा। दूसरा हमारा जो हैंडल है दैट इज फॉर्म सबमिट, यहाँ पे मैंने डाला और डालने के बाद इवेंट डॉट प्रिवेंट, सॉरी ना, ठीक है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फॉर्म को स्टे करने के लिए। और इसके सेलेक्टेड वैल्यू को हम कंसोल पर दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन। सेलेक्टेड ऑप्शन में क्या हमें दिखेगा, अगर आप मेल को चेक करोगे तो सेलेक्टेड ऑप्शन में मेल पास हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको नया चीज़ सीखने को मिल रहा है कि स्टेट की वैल्यू को आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी सेट कर सकते हैं और इसे आप मान सकते हैं कि स्टेट है। इसको आप डिक्लेयर यहाँ पे नहीं भी करो। चलो देखते हैं आगे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है या फिर कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा सक्सेसफुली। तो हमने कंसोल यहाँ पे किया है, दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड ऑप्शन की जो भी आप रेडियो बटन क्लिक करेंगे उसका सेलेक्टेड वैल्यू आपको कंसोल पे दिख जाएगा। जिसको सेव करके ऐप डॉट जेएस पे कॉल करते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको कोड को समझाता हूँ। ट्रिपल इक्वल टू लगाया है और डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू, ये तीनों चीज़ों को भी आज रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू कई बार पूछ दिया जाता है, ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को एक बार रिलोड करते हैं। ऐप डॉट जेएस के अंदर गए और यहाँ पे हमने कॉल किया
चेक रेडियो, हमारा यही हमने क्लास बनाया है चेक रेडियो के नाम से। यस यस, चेक रेडियो के नाम से बनाया है, वेरी नाइस। अब इसे हम कॉल करते हैं, app.js फाइल को एक बार शेप कर लेते हैं। ये रहा हमारा app.js फाइल, इसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट कॉल हो रहा है, दैट इज चेक रेडियो। और जब ये चेक रेडियो कंपोनेंट कॉल होगा तो आपको क्या देगा, 3 रेडियो बटन देगा, है ना, और एक बटन देगा। तो यहाँ से मैं इसको npm, ये हमारा है npm स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में वेब ब्राउज़र आपका रिलोड होने वाला है। ये आपके पास 3 रेडियो बटन आ गया है, एक बटन आ गया है, ये सबमिट बटन है। अब मैं मेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं तीनों को आपको सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ कि तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। अभी फीमेल और अदर दोनों इसलिए सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि इसका हमने वैल्यू चेंज नहीं लिखा था, आपको दिखाने के लिए कि अगर नहीं लिखोगे तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। और हमने मेल और फीमेल में लिखा है तो मेल और फीमेल में से दोनों एक ही सेलेक्ट होगा। तो इस काम को करने के लिए हमें कोड में थोड़ा सा चेंज करना होगा, जो हमने जानबूझ करके वहाँ पे छोड़ दिया था। चेक रेडियो नाम है, चेक रेडियो हमारा एक कंपोनेंट है, और इसके जो ऑन चेंज नहीं चेकड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे भी रख दो, यानी वैल्यू को शाइन जो हमने किया है ये साथ साथ इसके ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी इसको रख दीजिए सेलेक्टेड ऑप्शन, और इसके अंदर डाल दीजिए अदर, और यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि अदर वाला भी जो रेडियो बटन है वो तीनों एक ही ग्रुप के अंदर आ गया है, और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब तीनों में से कोई एक ही चेक्ड होगा, ठीक है ना। तो वो जो चेक्ड ऑप्शन है बेसिकली आपको क्या कर रहा है कि तीनों को एक ग्रुप में रख रहा है, साथ में आपकी ऑन चेक्ड आपका वैल्यू भी असाइन कर रहा है स्टेट के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैंने मेल को सबसे पहले चेकड किया है, और मेल चेक करने के बाद मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, और बटन क्लिक करने के बाद देख रहा हूँ कि क्या हमारा मेल जो है सेलेक्टेड मेल जो है कंसोल पे आया नहीं आया। तो इंस्पेक्ट पे जाऊँगा यहाँ पे, और जाने के बाद यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेल आ गया है। अगर मैं फीमेल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक में करने के बाद देखिए फीमेल आ गया है। अदर पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद अदर आ गया है। बाकी सब इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने ब्राउज़र को रिलोड नहीं किया। जैसे हम ब्राउज़र रिलोड करेंगे सारी चीज़ें हट गया वहाँ से, अब अदर पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ अदर ही आएगा। तो जितने बार भी आप बटन क्लिक करते हैं उतने बार रिज़ल्ट आता है, बट console.log पीछे से रिज़ल्ट को क्लियर नहीं करता है। आप इसकी वैल्यू को अलर्ट भी करा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल हमें रेडियो बटन की वैल्यू की ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है, लॉजिक के अंदर। जैसे मान के चलिए कोई डिटेल्स फॉर्म वगैरह बना रहे हो या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म से बना रहे हो, तो वहाँ पे करना क्या होता है कि डिटेल्स फॉर्म के केस में आपको जेंडर या फिर किसी एडमिन अथॉरिटी को एक्सेस करना होता है कि किस रेडियो को आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपने एक नया चीज़ क्या देखा कि स्टेट के अंदर अगर आप वेरिएबल नहीं भी बनाते हैं तो स्टेट की मदद से, अच्छा इस स्टेट को यूज करने से पहले ये स्टेट यहाँ पे होना चाहिए, बेशक ये ब्लैंक ही क्यों नहीं है यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा अगर आप सेलेक्टेड ऑप्शन को यहाँ पे रख भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, वो कोई एरर नहीं देगा। अगर मैं सेलेक्टेड ऑप्शन को यहाँ पर रख करके और इसकी वैल्यू को मैं इनिशलाइज करा दूँ नल से, तो उससे कोई इशू नहीं आने वाला है, वो प्रॉपर काम करेगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दिया कि अगर आप रिएक्ट के अंदर उस वेरिएबल को नहीं बना करके डायरेक्ट भी अगर आप सेट यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग सेट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू इसका सेट हो रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में क्या अंतर होता है। तो ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है कि वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक किया जाता है, ठीक है, और डबल इक्वल टू में सिर्फ उसका वैल्यू चेक किया जाता है। वैल्यू कहने का मतलब अगर किसी वेरिएबल के अंदर 10 है तो नम इक्वल टू 10 अगर लिखोगे और नम का डेटा टाइप कुछ भी हो, अगर वैल्यू 10 है तो रिटर्न ट्रू करेगा। बट यही चीज़ अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लगा दोगे और नम अगर डेटा टाइप मान के चलो फ्लॉट है, वैल्यू अगर आपने 10 डाल दिया है और कंपेयर करा रहे हो तो उस केस में फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को चेक करता है, जबकि डबल इक्वल टू सिर्फ उसका वैल्यू को चेक करता है। बाकी सिंगल इक्वल टू तो आप सभी को पता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका काम क्या है, राइट टू लेफ्ट असाइन करना। राइट टू लेफ्ट असाइन करना मतलब समझ रहे हो ना कि जो वैल्यू है ना इसको आप वैल्यू में, ये जो मेल वैल्यू है इसको आप वैल्यू में स्टोर कर रहे हो,
ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्लास कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है चेक रेडियो। इसके बाद हमने पेरेंट को एक्सटेंड किया, कंस्ट्रक्टर को बना दिया है जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखोगे तो स्टेट हमने एक ब्लैंक स्टार्ट करके छोड़ दिया था, बाद में हमने यहाँ पे रख दिया। आप यहाँ पे रखो या नहीं रखो, बाद में हमने सेलेक्टेड ऑप्शन को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है कि स्टेट के वेरिएबल को अगर ऊपर में डिफाइन नहीं करते हैं और नीचे डायरेक्ट उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं दिस कीवर्ड के साथ, किसी इक्वल टू के साथ, तो ऐसा ले लेता है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं करेगा। इस स्टेट का यूज़ करना तब मैंडेटरी हो जाता है जब कहीं आपने नीचे में उसको इनिशियलाइज नहीं किया और आप उसे एक्सेस कर रहे हो दिस के साथ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सर ये कंस्ट्रक्टर सुपर लिखने से क्या हुआ सर? हाँ, यहाँ पे हम लोग विदाउट कंस्ट्रक्टर का भी तो यूज देखिए वन बाय वन में सब क्लियर कर देता हूँ। चलो सबसे पहले बात करते हैं बैक एंड डेवलपर से, इसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर से बात करेंगे। आई वुड लाइक टू टॉक टू मिस लवली। हाय लवली, जस्ट प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज सुपर हियर। आपकी टॉकिंग सब लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, सो आप बताइए। लवली बता सकती है सुपर का यूज क्यों करते हैं हम लोग? नहीं पता? मधु बताओ। क्योंकि सुपर पेरेंट टाइप होता है। सुपर क्या करता है? पेरेंट टाइप है वो। पेरेंट टाइप है, बेस टाइप। सिर्फ इतना कहने से इसका सही आंसर नहीं निकलेगा। फिरोज पता है आपको सुपर फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? बेसिकली सुपर यहाँ पे हम लोग क्यों लगा रहे हैं? नहीं सर, नहीं पता। आज तक आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं? मैं बताऊं सर? बिल्कुल। वो सर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है सर। किस कंस्ट्रक्टर को? चाइल्ड कंस्ट्रक्टर या पेरेंट कंस्ट्रक्टर? पेरेंट कंस्ट्रक्टर। वेरी राइट आंसर। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपने चेक रेडियो कंपोनेंट से इनहेरिट करवाया है कंपोनेंट को, ये तो क्लास इनहेरिट हुआ, और उसके कंस्ट्रक्टर को भी आप इनहेरिट कर रहे हो। इसके माध्यम से, सुपर फंक्शन के माध्यम से आपने पेरेंट कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट किया है। समझ गए? तो सुपर फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं कि अगर आपको किसी पेरेंट क्लास के साथ साथ पेरेंट कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, दिस मीन्स वी आर कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्लास को कॉल करते हैं और क्लास को कॉल करने के बाद फिर क्या होता है, सिर्फ क्लास का ही फीचर मिलता है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपका चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है, यानी आपका खुद का कंस्ट्रक्टर है जो सिर्फ चेक रेडियो के लिए काम करेगा। और ये सुपर जो है ना, वो आपके पेरेंट कंस्ट्रक्टर को साथ में इनहेरिट कर ले रहा है। यानी जब सुपर फंक्शन लग गया, इट मीन्स कि ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर को भी यहाँ पे कॉल कर रहा है। सर हाँ, अगर इसको हम नहीं लगाते हैं कि हम लोग इससे पहले स्टेट बनाए हैं सर इनपुट में, डायरेक्ट स्टेट लिए हैं सर, तो हम यही जानना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर सुपर लगाना जरूरी है या नहीं, विदाउट? देखिए ऑप्शनल है यहाँ पे। एक्चुअली ज़रूरत कब पड़ता है, ज़रूरत कब पड़ता है, जैसे मान के चलो अभी आप सिंगल स्टेट पे काम कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे हुक्स आपको आगे जा कर के मिलने वाले हैं जिसमें आपको पेरेंट क्लास को तो इनहेरिट करते ही करते हो, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ में लेना होगा। फिलहाल अगर अभी यहाँ से सुपर को हटा दिया जाए तो उससे कोई अफेक्ट कोडिंग में नहीं होगा, लेकिन अगर आप सुपर लगाते भी तो कोई यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। लेकिन कोड को समझना है। जैसे कभी भी अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज़रूरी की चीज़ें ही रहता है वहाँ पे। जो फिलहाल अभी ज़रूरी नहीं है, बाद में आने वाला काम है, वो भी आपके कोड के अंदर होता है, लेकिन उस कोड, उस लाइन के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो सुपर फंक्शन है बेसिकली पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। इट इज यूज्ड टू कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। जबकि ये जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कीवर्ड है इसके साथ पहले से आप लोग फेमिलियर हैं, और ये जो कंस्ट्रक्टर है आपका चाइल्ड के लिए काम कर रहा है, और इसका सिर्फ इतना काम है कि स्टेट को इनिशियलाइज करा देना। कई एग्जांपल्स में आपने ऐसा भी देखा है कि बिना कंस्ट्रक्टर के भी हम लोग काम कर ले रहे हैं, देखा है आपने, या फिर कई एग्जांपल में आपने देखा होगा कि हम फंक्शन के माध्यम से भी डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करा दे रहे हैं। बट फ़र्क क्या होता है, फंक्शन को हमें कॉल करना होता है कहीं हैंडल पे, लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम किसी हैंडल पे कॉल नहीं करते, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इन्वोक होता है। समझ रहे बात को?
फ़र्क दोनों में यही है। अगर आप स्टेट को किसी फंक्शन के थ्रू अगर आप इनिशलाइज करवाते हो तो उस फंक्शन को आपको फोर्सफुली कॉल करना होता है या एक्सप्लिसिटली कॉल करना होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो एज कम्पेयर टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है बाय फोर्सफुली होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड क्या कर रहा है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कंपोनेंट क्लास है दिस इज द पेरेंट क्लास विच इज़ अवेलेबल इन रिएक्ट। ठीक है, और जब भी आप क्लास कंपोनेंट के साथ काम करते हैं तो उसके बहुत सारा फीचर्स जो है वो कंपोनेंट क्लास के अंदर है, इसीलिए हम लोग नॉर्मल क्लास को यूज़ करने से पहले पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर देते हैं कि अगर मुझे किसी प्रकार का कोई फीचर्स चाहिए तो ये कंपोनेंट क्लास हमें दे देगा। और ये कंपोनेंट क्लास किस पैकेज के अंदर है, तो आप रिएक्ट पैकेज को इसके लिए यूज़ कर सकते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है। आगे आने वाला सेशन में आपको जैसे बहुत सारा अलग अलग टाइप के पैकेजेस आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे रिएक्ट राउटर डोम हो गया है ना, और भी बूट स्ट्रैप के पैकेज हो गया है ना, एंगुलर उसका जेसन सर्वर का पैकेज हो गया, वैलिडेशन का पैकेज हो गया। तो ये सब जितने भी नए नए एग्जांपल्स उन सब के लिए नए नए पैकेजेज हैं। और पैकेज के बारे में तो आप लोग काफ़ी पहले से फेमिलियर हैं कि पैकेज का यूज बेसिकली इसीलिए करते हैं ताकि उसके फंक्शन एंड क्लासेस को हम लोग यूज़ कर पाएँ। यस या नो? तो यहाँ पे कंपोनेंट जो है एक पेरेंट क्लास है जो बेसिकली रिएक्ट पैकेज के अंदर अवेलेबल है, और रिएक्ट पैकेज को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, और ये इसका तरीका है रिएक्ट में यूज़ करने का कि हाउ वी डिफाइन पैकेज इन रिएक्ट। इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर आपके चेक रेडियो के लिए है, और ये कंस्ट्रक्टर आपके इस कंपोनेंट क्लास के लिए यानी पेरेंट क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर है। फिलहाल अभी इस कंस्ट्रक्टर का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर आप जहाँ पे मान के चलो इनहेरिटेंस केस में चलते हो या फिर क्लास के कंपोनेंट क्लास के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसे आप यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे फिर सुपर जो फंक्शन है वो मैंडेटरी हो जाता है। अभी के सेशन में सुपर जो फंक्शन है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सुपर को जानना आपको ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है कि सुपर फंक्शन होता क्या है। और इसके बाद ये स्टेट, ठीक है, फिलहाल हमने क्या किया था, इस स्टेट को ब्लैंक रखा था और आपको ये दिखाया था कि अगर आप स्टेट ब्लैंक रखते हैं और कहीं अगर किसी चेक पे अगर उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दे रहे हैं तो ऐसे भी रिएक्ट के अंदर ऑप्शन है, आप कर सकते हो। बाकी प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट तो आपको पहले से ही पता है, ये जो लाइन है ये 6 को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जो इवेंट है बेसिकली एक रिस्पॉन्स वेरिएबल है, देखा जाए तो कि जैसे आप बटन क्लिक करते हो आपका डेटा यहाँ पे जाता है और इसके थ्रू आपका डेटा फिर वापस आता है। ठीक है, तो ये आपका रेडियो बटन का एग्जाम्पल हुआ। अब मैं इसके आगे चेकबॉक्स का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये सब जो भी छोटे छोटे एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ इसको सबको फिर कॉम्बो बताएंगे, एक ही जगह कंसोलिडेट करके बताएंगे डिटेल्स फॉर्म जब हम आगे बनाएंगे रिएक्ट में, क्योंकि डिटेल्स फॉर्म के अंदर फिर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा, रेडियो बटन भी यूज़ करेंगे जो आज हम देख रहे हैं, चेकबॉक्स को भी यूज़ करेंगे जो आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों को इकट्ठे यूज़ करेंगे, इसके बाद फिर वैलिडेशन वगैरह भी लगाएंगे। तो रिएक्ट में बहुत कुछ अभी सीखने वाले हैं, रिएक्ट का स्टार्टअप ही है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, इसके बारे में पढ़ते रहोगे, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम आपका दूर होता जाए। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी इसका याद करते रहिए, रिएक्ट का काम आएगा आपको, अभी से प्रैक्टिस में रहिए। ठीक है, तो ये आपका है रेडियो बटन का एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं चेकबॉक्स का एग्जाम्पल देते हैं, और चेकबॉक्स में भी ऐसा एग्जाम्पल कि मान के चलो अगर मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू है, क्योंकि चेकबॉक्स लेते ही हम लोग इसीलिए मल्टीपल चेक के लिए, तो उसकी सिलेक्टेड वैल्यू को मल्टीपल चेकबॉक्स यानी जो भी आपने आइटम को सिलेक्ट किया वो सारा आइटम डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल चेक वैल्यू को कैसे गेट किया जाता है उसके लिए एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। तो चलिए एक नया कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम देते हैं चेकबॉक्स या चेक मल्टी चेकबॉक्स। ये हमने एक नाम दिया चेक मल्टी चेकबॉक्स, और इसे हम क्या करते हैं कॉपी करके यहाँ पे इसकी क्लास डिफाइन कर लेते हैं। बट बिफोर दैट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा लाइब्रेरी। इंपोर्ट किया हमने सेम, और इसके बाद क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा और एक्सटेंड्स कराया हमने इसके पेरेंट क्लास से, दैट इज कंपोनेंट क्लास। इसके बाद हमने क्लास को ओपन किया
और ओपन करने के बाद यहाँ पे फ़िलहाल अब जो है इस वाले एग्जांपल में मैं कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दोनों फॉर्मेट में आपको बताया हूँ, कंस्ट्रक्टर एंड विदाउट कंस्ट्रक्टर। एक स्टेट बनाया और इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं। बेसिकली ये वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। और अगर आप लोगों ने चाहे जावास्क्रिप्ट पढ़ा हो या फिर C# पढ़ा हो, तो लिस्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, वहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है जिसे डायमेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशन कहते हैं। और यही डायमेंशन आपको लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर अगर आपने C# में जेनरिक लिस्ट पढ़ा होगा तो भी वहाँ पे इस तरीके से, हालांकि वहाँ पे तो नहीं, बट एरे लिस्ट के अंदर, लिस्ट एरे नॉर्मल एरे के अंदर आपने यूज़ किया है, यानी लिस्ट के अंदर यूज़ किया है। और JS में भी लिस्ट जब हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ही बनाते हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल, जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम लोग जब बनाते थे स्टेट के अंदर, तो क्या करते थे, एक सिंगल कोड से उसे इनिशियलाइज करा देते थे। दैट मीन्स दैट इज़ ब्लैंक वेरिएबल, है ना। अब यहाँ पे इस वेरिएबल को वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसे लिस्ट बोला जाएगा। और ये किस टाइप का लिस्ट है? ब्लैंक लिस्ट है। किस टाइप का है? ब्लैंक लिस्ट है। यानी इस वेरिएबल, इस लिस्ट के अंदर हम करने क्या वाले हैं कि जितने भी चेक बॉक्सेज हम बनाएंगे उसकी चेक वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कराते जाएंगे और फाइनली इस चेक वैल्यू को हम अलर्ट कर देंगे या प्रिंट करा देंगे। ठीक है, क्योंकि अब एक वैल्यू तो हमें लेना नहीं है। रेडियो बटन के केस में हमें क्या करना था, एक ही वैल्यू लेना था, तो हमने लिस्ट नहीं बनाया था। बट यहाँ पे हमें एक से अधिक वैल्यू लेना है। मान के चलो अगर लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हम शो कर रहे हैं तो एप्पल, बनाना और, है ना, ऑरेंज, जो भी हैं, जो भी मैं फ्रूट सिलेक्ट करता हूँ वो सारे फ्रूट के नाम इस वाले लिस्ट में आना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ब्लैंक लिस्ट बना करके स्टेट के अंदर हमने छोड़ दिया है। अब मैं आगे चलता हूँ, इसके फॉर्म बना लेता हूँ, इसके बाद हैंडल बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लास के अंदर ही सबसे पहले एक रेंडर फंक्शन को कॉल करना होता है और इसके अंदर रिटर्न फंक्शन को कॉल करना होता है और इसके अंदर एक डिव लेना होता है। फॉर्मेट आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। और जिसका सेट नहीं हुआ है, कूल माइंड करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि कूल माइंड करके ही कोडिंग को किया जा सकता है ना, उत्तेजित होकर के नहीं। कभी भी उत्तेजित होकर के अगर आप कोडिंग करोगे, 2 नंबर के सम भी करने में मुसीबत खड़ा हो जाएगा। एकदम कूल माइंड होना चाहिए हर सिचुएशन में। ठीक है, तभी आप कुछ नया कुछ कर पाएंगे या नया कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म ले लिया है और फॉर्म के अंदर मैं एक P यानी पैराग्राफ ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट फ्रूट्स। अच्छा, मैं यहाँ पे लैंग्वेज ले आऊँ तो चलो लैंग्वेज ही ले लेता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेजेस का नाम डाल देंगे। अगर मुझे फ्रूट लेना होता तो फिर मैं लैंग्वेजेस की जगह फ्रूट ले लेता। बात एक ही है, लैंग्वेज मैं कर देता हूँ, फ्रूट आप लोग कर दे देंगे, आप लोग फ्रूट पे कर लीजिएगा, असाइनमेंट बना लीजिएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा सर। क्या एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा सर, फ्रूट्स फ्रूट्स कर कर देंगे दें, सर, एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा। मतलब अब शहजाद यूट्यूब पे आना चाहता है। कोई बात नहीं, शहजाद में ला देता हूँ आपको। ये देखिए आ गया है, यहाँ पे कर दीजिए सेलेक्ट फ्रूट्स। ठीक है, मेहनत करोगे तब ना, आप लोग मिल करके मेहनत करो। मैं कल बताऊंगा कैसे मेहनत किया जाता है मिल करके। ठीक है, क्योंकि कंपनी आगे बढ़ेगी तो लोगों के लिए रोज़गार जनरेट होगा ही होगा, इस चीज़ को मानो। ठीक है, कल हम बात करेंगे इस पे। सेलेक्ट फ्रूट्स और इसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, बिल्कुल HTML की तरह ही है। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स एंड नेम मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ और नेम इसका मैं क्या रखने वाला हूँ, लैंग्वेजेज। सॉरी, नेम इसका हम फ्रूट्स रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, नेम हम यहाँ पे फ्रूट्स ले रहे हैं और लिस्ट जो हमारा खाली है वो भी हमारा क्या है, फ्रूट्स है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसे एक्सेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेम हम इसका क्या लेने वाले हैं, फ्रूट्स। तो यहाँ पे नेम हमने लिया फ्रूट्स। ठीक है, लिस्ट का नाम भी हमारा क्या है, फ्रूट्स है। नेम भी हमने क्या लिया है, फ्रूट्स लिया है। अब इसके आगे वैल्यू, तो वैल्यू में सबसे पहले हम, चूँकि एप्पल पहला फ्रूट का नाम ले रहा हूँ, और इसके बाद
यहाँ पे ऑन चेंज लगा देते हैं, ऑन चेंज दैट इज इक्वल टू दिस डॉट ऑन चेंज। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेथड है ये इसका हमें हैंडल बनाना पड़ेगा, ऑन चेंज का हमें हैंडल बनाना पड़ेगा। तो ऑन चेंज का हम यहाँ पे हैंडल बनाएंगे आगे जा करके। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने फर्स्ट को डिक्लेयर किया, दैट इज एप्पल, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू फ्रूट्स, वैल्यू इक्वल टू एप्पल, ऑन चेंज इक्वल टू दिस डॉट ऑन चेंज। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको यहीं पे क्लोज कर दिया है और इस वाले इनपुट को हमने हटा दिया है। इसके बाद जो डिस्प्लेइंग रहेगा वो क्या रहेगा, एप्पल रहेगा, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं है, ये वैल्यू इंटरनली एक्सेस होगा। इंटरनली जब आप व्हेन यू चेक ऑन दैट चेक बॉक्स, वैल्यू गेट सेलेक्टेड और वैल्यू गेट fetch from this value property, but this is the literal message that is used to display only on your form, right? And then after I am using break statement here to line break, and then after again let's copy this input box and paste here for multiple times. I am pasting 3 times, one for that is apple and second for banana, and here is banana and then orange, here is orange। ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू फ्रूट्स, वैल्यू इक्वल टू एप्पल, ऑन चेंज एंड ठीक है, दिस डॉट ऑन चेंज, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये 3 चेक बॉक्स हमने ले लिया है। इसके बाद ब्रेक लाइन भी हमने लगाया है, एक और मैं ब्रेक लाइन लगा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं बटन बनाऊँगा, सबमिट बटन बनाऊँगा। ठीक है, फिर इसके बाद हैंडलर इसका बनाएंगे। तो ये हमारा डबल ब्रेक लाइन, इसके बाद बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इसके बाद मुझे क्या लेना होगा, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट and here let's give value equal to click me, fine। Let's delete this input and close this button here, okay। And finally we need to close the return, and here it is return, here it is render, and here it is class ending, and after that we need to export default check multi checkbox, and now we need to handle the handles of checkbox. So first of all we need to handle on change, because I have given a name that is on change. But just think about this, the on change is also here attribute, and the on change also here we are declaring as a handle. So it is possible, yes it is possible, we can give similar name, not an issue. So let's handle this on change. To handle this on change after state we need to define a handle. So let's define on change handle, and it is same like previous handle, event that is such that let's start the block of on change and declare a constant variable that is checked. Is checked, I am declaring a variable. This is my variable, this is user defined variable, so never think that this is available in React. This is user defined variable because I am declaring this variable, and this variable is basically of constant type, and you already know that constant type variable that cannot change in future. Yani when you declare constant, once time you can declare and initialize, and after that we cannot modify the value of constant, right? So in each checked I would like to pass event dot target dot checked, fine, it is checked, okay। And if let's apply the condition, if each checked, this basically return true or false. This line basically return true or false whether you have checked on checkbox or not, and whatever the return will come it will store in each checked. And finally I am applying condition here, if each checked, it means
it means if each checked return true, then what will happen? It will store some values in fruits list, whatever I have declared in stat. So let's this dot set stat, and here we need to set the state, and to set the state, let's call the name of states fruits and define colon, and we need to store it in the list. So let's call a square bracket triple time dot indicate that we are initializing fruits variable, because this fruits variable available in the class component, and after that we need to put this keyword and then again a state and then fruits and then comma event dot target dot value. It means, and let's close this, it means if the checkbox get checked, the values of that checkbox will get stored in this list, which is right now it is empty, but when you check on checkbox, value gets stored. Only checked value gets stored in fruits, only checked value. Why I'm saying that only checked value gets stored? Because I have already applied condition here. If it is checked, then only the value that can store in fruits. If it is checked, that only that values that can store in fruits, right? Because this line is giving you either true or false. Else, after that I'm applying else, but else here we need to apply if block ending here. Let's start else. Else, let declare a variable that is index. Index is equal to this dot a state dot fruits dot index of event dot target dot value. If you want to print the index value of selected value or of the checked value of or the all list value, whether apple is stored in 0 index or 1, banana is stored on 0 index or 1, like that, if you would like to print the index value, you can use else statement. And after that we need to set this dot state dot fruits dot splice, and basically this is a function in React, and it is used to basically shed those languages separated by comma. So let's put first of all index comma 1 and then give the semicolon, and again this dot set state, and here we need to put in fruits, that is this dot state dot languages, sorry, that is this dot state dot fruits. Okay, fine, and let's close this, terminate this, and else part end here, and then after we need to handle on submit. So finally the if on chain is starting here and it is ending here. So let's, after that we need to declare another handle for on submit. So let's declare another handle that is on submit and call event, and here on button click, what it will do, it will just print on the console or print on the alert. So you would like to print on alert whatever your checkbox get checked, whatever the value you want to check from the checklist box. So on submit equal to event arrow key curly braces, and here we need to call event dot prevent default and then put alert, and this will alert the list of fruits whatever stored in your list, that is empty fruits. So first of all check this form whether it is working or not, and after that I would like to just represent a step by step how it is working. Okay, fine. So let's shape this,
and call this component, the name of component is check multi checkbox. So let's copy this component and go to app.js file. Here it is app.js file, and that is check multi checkbox. Fine. Let's save this app.js file and try to run it in web browser. So we can see that there are list of fruits that is rendering on your web browser the port number 3000, because this is the default port number of React. And here what I want to do, when I select apple, clicking on button, it should display on alert. When I select apple and banana both, then it will display apple and banana both. If I select apple, banana and orange, after clicking on button, it should display apple, banana and orange. When I just left apple unchecked, after button click, it should display only banana and orange. So let's check apple first and try to click me. We can see that alert displaying apple. When I select apple and banana both, after clicked, it will display apple, comma banana, because I have put it comma there. Nice. And again, if I checked orange, and if I select all fruits and after clicking the button, it should display apple, banana and orange. Randomly, if I unchecked banana, so it should display apple and orange. So why these indexes are working? Because in else part I have used the index, and index is basically that is telling that what is the index number of apple and what is the index number of banana. That is basically helping you to select that particular fruits and their index. So when you click me, now it will display apple and orange only. Yes, so it is working fine. And now let me understand, and let me just make you understand how this code is working. So this is the code check multi checkbox. It is here, and first of all I have created a class that is check multi checkbox, and inside that I have created a state. That state is holding fruits, that is an empty list. And after that I have created the handle, but before that I have created form here. So this is the form. As a similar form, it is on submit equal to this dot on submit, and I have taken a checkbox and the value for first checkbox, and on change I would like to just assign the value, and it will display by default apple. एंड सेकंड चेक बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स है, नेम इसका भी सेम है, थर्ड का भी सेम ही है, सारे को सेम ही रखा है हमने, वैल्यू सिर्फ अलग अलग कर दिया है, एक एप्पल है, एक बनाना, एक ऑरेंज है। इसके बाद हमने ब्रेक लाइन डाला, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एज इट इज़, और जैसे आप इस बटन को क्लिक करते हैं इसका डेटा जो है सीधा ऑन सबमिट के पास जाता है और स्टेट के फ्रूट्स को डिस्प्ले कर देता है। लेकिन उससे पहले फ्रूट्स के अंदर वैल्यू कैसे जा रहा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि इस फ्रूट्स के अंदर वैल्यू कैसे जा रहा है। तो चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे चेकबॉक्स 1 को क्लिक करते हैं, ऑन चेंज हैंडल यहाँ पे जो होता है एक्टिव हो जाता है और आपकी इस चेक्ड वैल्यू को चेक करता है कि क्या आपका वो वैल्यू चेक हुआ। एप्पल अगर चेक हुआ तो वो क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता करता है कि कौन सा वैल्यू चेक्ड हुआ है, ठीक है। तो उसे पता करने के लिए आपका एल्स यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ और ये बताता है कि आपका कौन सा वैल्यू चेक्ड हुआ है। जो वैल्यू चेक्ड हुआ है उसके इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पर उसकी वैल्यू को निकालता है और फ्रूट्स मिला करके स्टोर करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्लाइस का यूज़ किया है। आपने जावास्क्रिप्ट में स्लाइस मेथड यूज़ किया होगा, यहाँ पे रिएक्ट में स्प्लाइस है जो बेसिकली क्या कर रहा है कि फ्रूट्स के इंडेक्स पोजीशन को निकाल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके इंडेक्स को निकालने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है कि जो भी वैल्यू आप चेक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एप्पल को चेक किया तो एप्पल का इंडेक्स पोजीशन क्या बनेगा, वो बनेगा इसका 0। लेकिन चूंकि ये किसी लिस्ट के अंदर नहीं है तो उसका फर्स्ट काउंट अगर आप देखोगे यहाँ पे अलर्ट करके, चलो मैं एक बार इसको अलर्ट करके दिखा देता हूँ। स्टेट में यहाँ पे अलर्ट क्या कर रहा है ताकि आपको भी समझ में आ जाए इंडेक्स फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे इंडेक्स को मैंने प्रिंट कराया है। सेव करते हैं, सेव करके इसको रिलोड करते हैं और रिलोड करके देखते हैं। यहाँ पे हमने रिलोड किया, एप्पल को हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्पल दिखाया। अच्छा, फर्स्ट टाइम ठीक है। अगर मैं अनचेक करता हूँ तो देखिए इसका इंडेक्स क्या बनता है, 0 बनता है। सीधी सी बात है कि फर्स्ट लिस्ट का जो बनेगा क्या बनेगा, 0 इंडेक्स बनेगा।
अगर मैं मान के चलिए बनाना को क्लिक करता हूँ, क्लिक में करता हूँ, बनाना है, जैसे ही इसको हम वापस रिलोड करते हैं, रिलोड करने के बाद वापस बनाने को क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद एक बार फिर से क्लिक करते हैं। अब इसका 0 पोजीशन फिर से बना, क्योंकि इस बार अभी सिर्फ एक ही, क्योंकि ये वापस तो एप्पल हमारा सेलेक्ट हुआ नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इस बार एप्पल और बनाना दोनों को चेक करता हूँ। और चेक करने के बाद जब क्लिक में करेंगे तो इसका जो है वापस एक बार अनचेक करते हैं दोनों को, इसका 0 आ रहा है और इसका 1 सेकंड। मैं इस इंडेक्स को यहाँ पे नहीं, इसके एक्चुअली इंडेक्स में हमारा फर्स्ट टाइम 0 आ रहा है, यानी कि जो सेलेक्टेड वैल्यू है उसका आ रहा है, यानी यहाँ पे कोई लिस्ट तो है नहीं, ये सारे चेक बॉक्स अलग अलग हैं। तो एक बार में फर्स्ट वैल्यू चेक होता है, फिर जब सेकंड वैल्यू चेक होता है तो वापस इंडेक्स इनिशलाइज हो जाता है 0 से, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे अगर एप्पल सेलेक्ट करते हैं और उसका इंडेक्स पोजीशन अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0, ठीक है, इंडेक्स के यहाँ पे आया 0। और फ्रूट्स में अगर मान के चलिए पहले से फ्रूट्स अगर खाली है तो उस फ्रूट्स में क्या करेगा, उसके 0 पोजीशन पे, देखिए ये जो फ्रूट्स है आपका क्या है, लिस्ट है, उसके 0 पोजीशन पे क्या करेगा, आपका फ्रूट्स की वैल्यू को स्टोर कर देगा। और स्टोर कराने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे सेट स्टेट को कॉल किया है, क्योंकि जब भी आप किसी वेरिएबल या लिस्ट को इनिशलाइज कराते हो तो उसके लिए सेट स्टेट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका 0 पोजीशन पे सेट कर देगा। और जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब ये चलता है तो उसके पोजीशन अपने आप यहाँ से 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है, और इंक्रीमेंट होने के बाद फिर उसके सेकंड पोजीशन पे रखता है, फिर थर्ड पोजीशन पे रखता है, इस तरीके से फ्रूट्स को सेट कर देता है। अच्छा, इज चेक्ड अगर होता है तो फ्रूट्स के अंदर वैल्यू सेव होगा और तभी यहाँ पे इसके बाद इसका वैल्यू आएगा, और अगर इज चेक नहीं होगा तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, डायरेक्ट एल्स चलेगा। तो एल्स में देखिए क्या होता है, मान के चलिए हम किसी वैल्यू को चेक नहीं करते हैं, बटन क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम इसका इंडेक्स पोजीशन जनरेट नहीं होगा। क्योंकि इंडेक्स पोजीशन तभी जनरेट होगा जब आप किसी पे चेक करोगे, तो हमने किसी पे चेक नहीं किया है तो कोई इंडेक्स पोजीशन जनरेट नहीं हुआ। और जब कोई इंडेक्स पोजीशन जनरेट नहीं होता कैसे पता चलेगा कि किस इंडेक्स की वैल्यू को आपने चेक किया था, ठीक है। तो इंडेक्स पोजीशन तभी जनरेट होगा जब आप किसी वैल्यू को चेक करोगे। जैसे मान के चलिए हमने ऑरेंज को चेक किया, तो ऑरेंज पोजीशन मान के चलिए उसने फर्स्ट टाइम लिया ऑरेंज, और इसका इंडेक्स पोजीशन मान के चलिए वापस उसको हटाएंगे तो क्या लेगा, 0 लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने आप ही उसकी वैल्यूज़ को गेट करता है। और 1 जो यहाँ पे है उसके इंडेक्स को बढ़ाने के लिए है कि अगर मान के चलिए फर्स्ट टाइम आपने अगर एप्पल को सिलेक्ट किया या फिर एप्पल को आपने सिलेक्ट नहीं किया, बनाना और ऑरेंज को किया, तो बनाना को 0 पे ले लेगा और 1 को फिर किस पे रखेगा, ऑरेंज को रखेगा 1 पे, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स पहले से कोई फिक्स नहीं है। वो फिक्स कैसे होता है, आपके चेक्ड के अनुसार। जैसे आप चेक करते हैं, मान के चलो रैंडम आपने सेकंड वाला को चेक किया तो उसका 0 इंडेक्स सेकंड यानी बनाना बना, पहले से इसका फिक्स नहीं है क्योंकि इसमें लिस्ट नहीं है पहले से। अगर लिस्ट पहले से बना रहता तो उसका इंडेक्सिंग रहता 0 1 2। अब इसका फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि यूजर रैंडम किसी पे भी चेक कर सकता है, बनाना पे भी कर सकता है, ऑरेंज पे भी कर सकता है, रैंडम किसी पे भी चेक कर सकता है। तो जब रैंडम किसी पे भी चेक करेगा तो उसका वो फर्स्ट टाइम 0 इंडेक्स बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही सेकंड आइटम को क्लिक करेगा तो इसके बाद 1 क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा, यहाँ से 1 बढ़ा देगा तो 0 और 1, और 0 और 1 पे उसकी फ्रूट्स को एडजस्ट कर देगा, क्योंकि वैल्यू तो यहीं पे सेट हो रहा है, वैल्यू यहाँ से आपका प्रिंट नहीं हो रहा है, वैल्यू इसके अंदर सेट हो रहा है और सेट होने के बाद फिर आपको यहाँ से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले इंडेक्स को वापस मैं हटा देता हूँ। तो इस तरीके से चेकबॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। सर 3 तो डॉट किस लिए लगाएं सर? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि अगर मैं 3 तो यहाँ पे डॉट नहीं लगाऊंगा ना तो आप फ्रूट्स को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। वो बेसिकली करेंट फ्रूट्स को इंडिकेट कर रहा है लिस्ट के लिए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से इसको हटा के लिस्ट दिखाता हूँ। बढ़ेगा सर तो डॉट बढ़ाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, वो 3 डॉट फिक्स है, हुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रिएक्ट के अंदर एक फीचर है कि जब भी आप क्लास कंपोनेंट में काम करते हैं और दिस के साथ किसी स्टेट प्रॉप्स को, स्टेट प्रॉपर्टीज या स्टेट वेरिएबल्स को कॉल करते हैं, कॉमा के साथ अगर आप उसे किसी और आर्गुमेंट के साथ कॉल करते हैं, और लिस्ट में अगर उसे आप डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें, पूरी लिस्ट को स्टोर कर रहे हैं, है ना। ये अगर ब्रैकेट को देखोगे आप तो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और ये पूरी लिस्ट को हम स्टोर करा रहे हैं फ्रूट्स के अंदर। तो ऐसे केस में आपको 3 टाइम डॉट देना होता है, जो बेसिकली करेंट क्लास को इंडिकेट करता है। इसका ये मतलब है कि आप इसकी वैल्यू को इनिशलाइज करवा रहे हो, ठीक है।
तो अगर आप डॉट नहीं लगाते हो तो इसको इनिशियलाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा आप लोग करके देखिएगा, प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। 3 ही डॉट लगाना है, उसको वैल्यू से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ़ वैल्यू से मतलब नहीं है। नंबर ऑफ़ वैल्यू अगर एक बढ़ भी जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे सर मैंने लगा इसको तो दिया, माने कि सर इसके लाइब्रेरी में है सर। बिल्कुल लाइब्रेरी में है। पपाया हमने यहाँ पे बढ़ा दिया तो डॉट नहीं बढ़ेगा, डॉट वही रहेगा, 3 ही डॉट रहेगा, वो प्री डिफाइंड है। ठीक है, जैसे हम लोग दिस वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो दिस भी हमारा प्री डिफाइंड है। उसी तरीके से वो 3 टाइम डॉट जो है वो करंट क्लास को, करंट कंपोनेंट को इंडिकेट करता है, जो भी क्या है वो ज़रूरी है। देखिए वर्किंग ना, तो 3 डॉट्स ही आपको देना है, चाहे लिस्ट अगर मैं 3 की जगह 4 सर कर दूं। सर अगर सिंपल एरे बना तो उसमें तो यूज नहीं करें, कि इससे नहीं, पहले सिंपल सिंपल एरे एरे बना का तो क्या था उसमें ना, वो जैसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बनाए थे या फिर क्लास कंपोनेंट के अंदर ही बनाए होंगे, तो सिंपल के केस के लिए ज़रूरत नहीं है। बेसिकली 3 डॉट्स तब ज़रूरत पड़ता है जब पूरे लिस्ट को किसी लिस्ट के अंदर डायरेक्ट असाइन कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि हम लोग फ्रूट्स की वैल्यू के साथ साथ उसकी सेलेक्टेड वैल्यू को भी, जैसे ये आपका एम्प्टी हो गया, यहाँ पे पहले एम्प्टी डाला और उसके साथ सेलेक्टेड वैल्यू, तो दोनों कहाँ पे आकर के स्टोर हो जा रहा है, इसके फ्रूट्स के अंदर। समझ गए? ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एम्प्टी। तो फिलहाल तब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एम्प्टी। लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, वैल्यू। ठीक है, ये कौन सा वैल्यू है, चेक्ड वैल्यू है। ठीक है ना, तो एम्प्टी प्लस चेक्ड वैल्यू, और दोनों आकर के कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस फ्रूट्स लिस्ट के अंदर स्टोर हो रहा है। तो ऐसे केस में डॉट लगेगा, जबकि नॉर्मल एरे के केस में नहीं लगेगा। नॉर्मल एरे के केस में आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। वहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज़ किए थे, याद होगा आपको, मैप फंक्शन यूज़ किए थे। लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए रिएक्ट में या फिर जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने मैप फंक्शन यूज़ किया था, जो बेसिकली मैप फंक्शन लूप की तरह काम करता है, लेकिन वो लूप नहीं है, वो एक फंक्शन है जो क्या करता है, आपके लिस्ट के आइटम को फेच करता है, आइट्रेट करता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम किसी मैप का इस्तेमाल नहीं किए हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं तब भी हमने लिस्ट की वैल्यू को दिखाया है, कॉन्कैटिनेट करके दिखाया है, सेपरेटेड बाय कॉमा करके सर दिखाया अगर है। नॉर्मल फंक्शन में मैप को यूज नहीं करेगा तो काम तो नहीं करेगा सर, यूज मैप तो करना फंक्शन पड़ेगा। जब भी यूज होता है तो वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है या फिर लिस्ट के साथ यूज होता है। अगर आपके लिस्ट की वैल्यू को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो डायरेक्ट, तो उसके लिए आप मैप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगल वेरिएबल के ऊपर मैप फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि मैप बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम पे ही काम करता है। सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को दिखाने के लिए आप मैप को क्यों कॉल करो, डायरेक्ट आप वहाँ पे प्रिंट उसको कर सकते हो। तो इस तरीके से चेक बॉक्स के हमने सेलेक्टेड आइटम को दिखा दिया। नेक्स्ट डे के क्लास में आपको डिटेल्स फॉर्म बना के दिखाऊंगा। अच्छा, आज मैंने एक असाइनमेंट दिया था रिएक्ट में, बहुत कम लोगों ने बनाया है, कि लॉगिन फॉर्म हमने दिया था बनाने के लिए। तो लगता है सिर्फ सजाद ने बनाया, सजाद नहीं बनाया। तो बनाया है सर, सैंपल लॉगिन दिया था, फिरदौस और सजाद ने सब बनाया है। जी सर हमने तो बनाया अच्छा, है ना, वही चीज यूज उसी हुआ है सर। लॉगिन फॉर्म को क्या करना है, जैसे कि हम आगे आने वाले क्लास में क्या करवाने वाले हैं, कि जैसे ही हम एडमिन से लॉगिन करें तो एडमिन डैशबोर्ड खोलना चाहिए रिएक्ट के अंदर। ये काम आप यही तो लोगों ने नहीं हो रहा सर, 2 दिन से इसी पे लगे हुए हैं सर, हो नहीं रहा एक्चुअली ना सर। एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंगुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट रिएक्ट। और रिएक्ट एक उस भी काम नहीं को देखे हैं करने सर। के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा, जिस लाइब्रेरी का मैं नेक्स्ट डे चर्चा करूँगा कि कौन से लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना है। एनपीएम के थ्रू वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप लिंकिंग और राउटिंग जो है ना रिएक्ट में कर पाओगे। बिना उस पैकेज के इंस्टॉलेशन का आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस कोड को भी आपके पास भेजता हूँ, और आप अभी रेडियो बटन प्लस चेक लिस्ट बॉक्स ये दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ढेर सारा प्रैक्टिस करो, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें आगे जा कर के फिर लेंदी हो जाएगा। इसे बढ़िया बना के मैं भेज रहा हूँ। चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन, मल्टी चेक, चेक सर अगर हम बॉक्स। डिटेल फॉर्म बनाते हैं सर, हाँ तो उसके लिए सर चेक बॉक्स के लिए इतना कोड और फिर रेडियो बटन के लिए उतना कोड हो जाएगा सर, और हाँ, इनपुट के लिए अभी तो अभी ढेर सारा कोड डिटेल्स हो फॉर्म जाएगा आप लोग को नहीं बनाना है, अभी नहीं बनाना है। मैं एक बार पहले डिटेल्स फॉर्म बना के दिखाऊंगा शजात, तब इसके बाद बनाना। ऐसे आप लोग कोशिश करोगे अपने एंड पे तो करो, करो अभी अपने एंड पे, करना चाहिए। कोशिश करने से दिमाग सही रहता है, करना चाहिए, है ना, कोशिश करते रहना चाहिए। आप लोग कोशिश करिए अपने एंड से।
सर बाद में आई तो हम विल यू देखेंगे। रिक्वेस्ट यू सर। हम्म। सर एंगुलर में भी सर हम लोग को बटन वाला एडमिन और यूजर वाला सर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सर, अभी उसमें कर रहा थोड़ा है ना सा। क्रिएट, तो कोई जी बात नहीं सर। ना। अभी आपको मैंने आज एक दिया था, एक असाइनमेंट दिया था एंगुलर में, आपको याद वो होगा। तो लिंकिंग वाला सर। लिंकिंग वाला दिया था और सिंपल राउटिंग आपने कर लिया। अब जी सर। उसी में क्या करना है ना, 2 रेडियो बटन लगाओ। देखो ना कैसे आप लोग उठाते हैं, 2 रेडियो बटन लगाओ, एक बटन रखो, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस रखो, ठीक है। अब जिस रेडियो बटन पे क्लिक करो ना, उसी से करस्पॉन्डिंग एक पेज खुलना चाहिए। सिर्फ इतना करो, है ना। इसके बाद फिर वो तो देखते हो हैं। जाएगा सर, करके देखते सिर्फ हैं कल सर। इतना ही करना है, जी क्योंकि सर। धीरे धीरे आप लोग भुला गए ना, तो फिर धीरे धीरे उठाएंगे ना, एकदम से उठ सर नहीं पाएंगे। आ जाएगा सर, रिदम में आ जाएगा। आ जाएंगे, पता है कि लगे रहोगे तो आ जाओगे। प्रोफाइल को डेली अपडेट करते रहिएगा, है ना, वो डेली काम करना है। ये मैं भेज देता हूँ आपको। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, जाइए आप लोग प्रैक्टिस करिए।